हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हमारे सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक प्रॉब्लम है, वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में। आपको क्या दे रखा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी इज। तो ये दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, इनके बीच में हमको एक नेटवर्क दे रखा है कैपेसिटर्स का। तो ये जो कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन को निकालनी है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है कि अगर देखो एक कैपेसिटर क्या काम करता है, पहले हम देखते हैं कि एक कैपेसिटर क्या काम करता है ना। इस तरह से कैपेसिटर होता है, ठीक है, और इस पे ये दो प्लेट्स हैं, दोनों कंडक्टर की बनी होती हैं। तो कैपेसिटर का बेसिकली काम क्या होता है कि अपन इस पे कहते हैं कि इस पे क्यू चार्ज स्टोर हो गया है ना, जिसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि ये इस प्लेट पे तो प्लस क्यू चार्ज स्टोर हो जाता है और इस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग ये होता है इसका। और यहाँ से आप इधर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम क्या है, उसने चार्जेस को इस तरीके से सेपरेट कर दिया है, अपनी प्लेट्स पे रख लिया है और उनके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या स्टोर हो जाती है, एनर्जी। ठीक है ना, तो यही तो कैपेसिटर्स का काम है, वो अपने प्लेट्स के बीच में एनर्जी को स्टोर कर लेता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ज़रूरत पड़ने पे हम वो एनर्जी रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो ये जो अपन कहते हैं ना कि कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो गया है क्यू, उसको अपन शॉर्टली ऐसा लिख देते हैं, जबकि उसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि ये चार्जेस को इस तरीके से सेपरेट करता है। क्योंकि देखो आप नेट चार्ज तो इस पर जीरो है ना, तो ये सिर्फ एक कहने का तरीका है। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा कैपेसिटर, इन सब की जगह मैं ऐसा कौन सा कैपेसिटर लगा दूं जो इतना ही चार्जेस सेपरेट करे जितना ये सब मिला के कर रहे हैं, और उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो जो इन सब कैपेसिटर्स में मिलाकर के जितनी एनर्जी स्टोर होती है वो उस अकेले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर होगा उसमें स्टोर हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है। ओके, तो इसमें जो अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसमें प्रॉब्लम ये है, देखो कि कोई भी दो कैपेसिटर जो है ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है। आप देखो कि ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं अगर ये बीच वाला नहीं होता तो, लेकिन क्योंकि बीच में है इसलिए अपन इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में नहीं कह सकते। और आप देखिए ये बीच वाला अगर कैपेसिटर हट जाता है सपोज कीजिए, तो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच पैरेलल हो जाती, लेकिन इसकी वजह से वो अपन उसको पैरेलल में भी नहीं कह सकते। यानी कि ये एक सिंपल सर्किट नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। ये सबसे पहले व्हीटस्टोन ने इसको सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, हालांकि हमको ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है कि व्हीटस्टोन से ये व्हीटस्टोन है और फिर अपन उसको सॉल्व करें, क्योंकि अपन ने फंडामेंटल तरीका इसका समझ लिया है कैसे होता है ये सिंप्लीफाई। ओके, तो अब अपन को देखना ये है कि इस सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। अगर सिंप्लीफाई कर दिया उसके बाद तो ये प्रॉब्लम बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि दो कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कैसे ऐड किया जाता है और पैरेलल में कैसे ऐड किया जाता है वो भी आपको आता है, तो फिर तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है ना। तो आइए अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो ये अपना अरेंजमेंट था कैपेसिटर्स का। इसमें सबसे पहले अपन को देखना है कि कैपेसिटर्स जो होते हैं है ना, इस तरीके से होता है ना, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। इन एंड पॉइंट्स के बीच में अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी से अपन इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा उसका फॉर्मूला आता है। चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आप इसको वैसे ऐसे लिखते हैं, लेकिन अपन ने उसको डेल्टा भी लिखा है क्योंकि इससे ये श्योर हो जाता है कि अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर चार्ज स्टोर करने का ये फॉर्मूला है। अब आप देखो इस सारे कैपेसिटर्स को, इस वाले कैपेसिटर के एंड पॉइंट्स कौन से हैं? एक पॉइंट ये हो गया, एक ही हो गया, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसमें काम आएगा। इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये दोनों पॉइंट्स हैं, वो इसके लिए काम हो जाएगा। ये बीच वाला जो है इसमें ये वाले पॉइंट्स हैं। तो ऐसे ही आप हर कैपेसिटर के अक्रॉस पॉइंट्स स्पेसिफाई कर सकते हो और उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपन को निकालना होता है। ओके, अब अपन को क्या करना है? देखो अगर मैं इस बीच वाले कैपेसिटर को देखूं है ना, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सोचते हैं क्या होगा। ये एक
चीज़ होती है सिमेट्री। आप ये देखो कि ये जो बीच वाला कैपेसिटर है, इसके ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नीचे वाला पोर्शन, एग्जैक्ट सिमिलर है ना। ठीक है, ये आपने पहचान लिया कि इसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस तरफ है ना। ये जो मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं, या इससे है ना, इस बीच वाली लाइन के ऊपर देखो और नीचे देखो, दोनों एक जैसा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ये जो टर्मिनल्स है ना, मैं अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज कीजिए हाई पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पे लो पोटेंशियल है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो कोई कह सकता है कि जब ये हाई हो सकता है तो ये भी तो हाई हो सकता है ना, बिल्कुल वैसा ही तो है ये भी तो बिल्कुल वैसा ही है, तो ये भी हाई हो सकता है, यानी हाई तो ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के आप देखोगे कि हाई कोई भी नहीं है, दोनों ही बराबर है, कोई भी किसी से हाई नहीं है, दोनों बराबर है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन जो है एक जैसी है। यही आर्ग्यूमेंट होता है सिमेट्री का। तो एक तो इसको समझने का ये तरीका है, सिमेट्री के आर्ग्यूमेंट से हमको दिख रहा है कि इसके एंड पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल है, और जब पोटेंशियल सेम होता है तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0। ठीक है ना, जब पोटेंशियल सेम है इसके एंड पॉइंट्स पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो जिसमें अपन इंटरेस्टेड होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में, वो कितना आ जाएगा 0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा तो इस इक्वेशन से आप देखो चार्ज कितना स्टोर हुआ इसमें, C इंटू दिस डेल्टा भी 0, तो चार्ज 0 स्टोर हुआ, यानी बीच वाले कैपेसिटर में कोई चार्ज ही स्टोर नहीं हुआ। और जब उस पर चार्ज ही स्टोर नहीं हुआ तो उस पर कोई एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा प्लेट्स के बीच में। यानी ये जो कैपेसिटर है ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये अपनी टोटल कैपेसिटेंस में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। इसको आप निकाल भी दोगे, निकाल ही देना चाहिए इसे, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये यूजलेस है, इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, ना ही इसमें कोई एनर्जी स्टोर हो रही है। तो जैसे ही आप इसको निकाल देते हो, आपका पूरा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा, ऊपर के दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, और उसको आप सीरीज़ वाले फॉर्मूले से ऐड कर लेना, नीचे भी वही है तो वही उसी तरह से नीचे वाला ऐड हो जाएगा, और फिर ये दोनों ब्रांचेस जो है पैरेलल में हो जाएंगी, और पैरेलल के फॉर्मूले से आप ऐड करके आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हटाते ही ये सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर आपको एक और तरीका है ये समझने का कि इसके पोटेंशियल सेम कैसे हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। ओके, तो मैंने इसमें क्या किया, ये जो अरेंजमेंट है कैपेसिटर्स का, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। ठीक है ना, आप बैटरी लगाते हो, ठीक है, सर्किट बनाने के लिए। ओके, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, इसका ये जो हायर पोटेंशियल है बैटरी का, ये तो हो गया 100 वोल्ट पे, और ये जो लोअर वाला पोटेंशियल है ये है 0 वोल्ट पे। ठीक है, ओके, अब आप इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखिए कि ये जो कैपेसिटर होता है इसकी 2 प्लेट्स होती हैं, है ना, बीच में ये गैप है। ठीक है, इसके इधर एक कंडक्टर है और इधर भी एक कंडक्टर है, ये प्लेट्स कंडक्टर की बनी होती है ना। ये प्लेट जो है ये देखो वायर से इस तरीके से कनेक्टेड है इस वाली प्लेट से, और ये पूरा सिस्टम आपस में कनेक्टेड है यहाँ तक, यानी ये पूरा एक ही चीज़ है, कनेक्टेड है, पूरा कंडक्टर है। तो जैसे ही आप इसको 100 वोल्ट पे आ गए ना ये, तो थोड़ी सी देर में क्या होगा कि यहाँ से बैटरी से कुछ चार्ज फ्लो होके इधर जाता है, और दोनों कंडक्टर, ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स है यहाँ पे कुछ चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि जैसे ही जब आप किसी कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हो तो उस पर पूरे पे एक ही पोटेंशियल आ जाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाती है वो, ये आपने पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। ये पूरा जो है एक ही पोटेंशियल पे आ जाएगा, तो इस पूरे जो स्ट्रक्चर है, ये आपस में जो लिंक्ड है, इस सब का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही आप किसी कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी हाई पोटेंशियल होता है तो उसमें से चार्ज फ्लो होने लग जाता है, और वो चार्ज जब तक फ्लो होता रहता है जब तक कि हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तब तक वो फ्लो होता रहता है। तो यहाँ से क्या है, चार्ज क्यू निकलेगा इधर से और इधर इन प्लेट्स पे डिपॉजिट हो जाएगा, जब तक डिपॉजिट होता रहेगा जब तक कि पूरा ही पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, 100 वोल्ट, यहाँ पे भी 100 वोल्ट, इधर भी 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, हर जगह 100 वोल्ट है, ये पूरे स्ट्रक्चर पे, ये जो बीच का तार है इस पर भी 100 वोल्ट है। उसी तरीके से ये जो 0 वोल्ट है, जब आप इसको, ये पूरा कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी देखो इस पॉइंट पे 0 वोल्ट आ गया, इस पॉइंट पे भी 0 वोल्ट आ गया, और इस वाले पॉइंट पे भी 0 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये सारे मेरे को पॉइंट्स के पोटेंशियल्स पता चल गए। अब देखना ये है कि ये वाला जो पॉइंट है बीच वाला, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा।
देखो जब मैं 100 से इधर जाऊंगा तो इस कैपेसिटर के इस तरफ जब आप जाओगे ना तो पोटेंशियल फॉल हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर और इधर जाओगे इस कैपेसिटर की इधर तो और फॉल हो जाएगा, तो 0 पे पहुंच जाओगे। यानी बीच में ऐसा लग रहा है कि कोई मिडिल वैल्यू है ना, ठीक है। इधर से आप उधर जाओगे तो हाई की तरफ जा रहे हो और इधर से इधर आ रहे हो तो लो की तरफ जा रहे हो, यानी बीच में कुछ बीच वाली वैल्यू होगी। वो वैल्यू 50 वोल्ट हो सकती है ना, इस सिमेट्री से अपन को दिख रहा है। इसको निकालने के देखो एक तरीके भी होते हैं, प्रॉपर तरीके से आप निकाल सकते हो नेटवर्क एनालिसिस से, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये 50 वोल्ट का है। उसी तरीके से नीचे भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे 100 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, तो ये कितना हो गया 50 वोल्ट। अब आप देख सकते हो कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 50 - 50 यानी 0, ठीक है ना। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 50 - 50 0 हो गया। यानी कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज स्टोर ही नहीं होगा, और चार्ज भी नहीं है स्टोर होगा तो एनर्जी भी कोई स्टोर नहीं होगी। ये अपने किसी काम का नहीं है, आप इसको हटा सकते हो, आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सर्किट को कैसे हमने सिंप्लीफाई किया। इसमें भी सिमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट से किया अपन ने, और जो ये वाला देखा था अपन ने आर्ग्यूमेंट, सिमेट्री वाला आर्ग्यूमेंट, उसके हिसाब से ये दोनों पोटेंशियल सेम होने चाहिए क्योंकि दोनों ही स्थिति एक जैसी है, ठीक है। इस तरीके से आपने पता लगा लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और फिर इसको हटा दिया और आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। ओके, अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखो जैसे ही आप इसको हटाओगे ऊपर वाले दो सीरीज़ में हो जाएंगे। सीरीज़ में कैसे ऐड करते हैं, सीरीज़ का फॉर्मूला ये है, तो सीरीज़ में आप ऐड कर लीजिए 1/2 + 1/2, ये हाफ और हाफ मिलके कितना हो जाएगा 1 1/C1। यहाँ से आप C की वैल्यू कितनी हो गई 1। यानी ऊपर ये दोनों सीरीज़ में इन दोनों को आपने जब ऐड कर दिया तो कितना हो गया 1। ऊपर 1 है, नीचे भी बिल्कुल वही चीज़ है तो नीचे भी 1 होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला ये सर्किट सिंप्लीफाई होके इस तरह से बन गया, ठीक है ना। ये 1 है, नीचे 1 है, ये दोनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में आप ऐसे ऐड करते हो तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया, आपकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गया 2 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ ये वाला ये अपना आंसर हो गया, है ना। तो आप देखो जब हमको पता है कि सिंप्लीफाई कैसे होता है तो जिसको पता है वो उसको तुरंत ही इसको हटा देगा अपन, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हाफ और हाफ 1, ऊपर का 1 हो गया, नीचे का 1 हो गया, 1 और 1 पैरेलल से जोड़ दो 2 आ जाएगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो बहुत सिंपल था, अपन को लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। इसको आप वैसे ही आप माइंड में कर सकते थे इजीली, यहीं से ही, है ना, इजीली हो जाएगा। ओके, थैंक यू।